आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भारतवर्ष ने स्वतंत्र प्राप्ति के बाद रूस की आर्थिक सफलता के प्रमुख कारण के रूप में वहाँ की पंचवर्षीय योजनाओं को मानते हुए और उससे प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास का मार्ग चुना। After independence, the Indian leadership, which was deeply influenced by the success of Russian economy based on the planned economic development, especially the 5-year plans, adopted the way to develop Indian economy through 5-year plans. और फिर इसके लिए योजना आयोग का गठन हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं बनी। भारत में 1951 से लेकर 2017 के बीच 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 66 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। Between 1951 to 2017, in India, 12 5-year plans, and between 1966 to 69, 3 annual plans were implemented in Indian economy. लेकिन जो योजनागत विकास का रास्ता था वो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का रास्ता था, जिसमें राज्य के पास सभी प्रकार के आर्थिक अधिकार, मोटे तौर पर कहा जाए तो इस विशेष रूप से उत्पादन के सभी साधनों पर श्रम को छोड़कर भूमि, पूंजी आदि पर राज्य का अधिकार होता है। The 5-year plan model is the basically model of a socialist economy where the state has the ownership of all the means of production, land, capital, etc., except the labor. हालांकि वहां के नागरिकों को भी वही करना पड़ता है जो सरकार कहती है। एक समाजवादी या साम्यवादी देश में, एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमी में, people have to do that what has been told them to do by the government. तो अगर ये कह दिया जाए कि श्रम पर भी राज्य का अधिकार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, कोई हाइपरबोल नहीं है। तो ऐसे व्यवस्था से पंचवर्षीय योजना ली गई भारत में, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलाई गई, जिसमें लोकतांत्रिक देश होने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार था, भूमि का व्यक्तिगत अधिकार था, यानी पर्सनल राइट ऑन लैंड विदर एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल, चाहे वो आवासीय हो या औद्योगिक भूमि हो या खेती की जमीन हो, उस पर निजी स्वामित्व को स्वीकारा गया। पूंजी पर निजी स्वामित्व स्वीकारा गया, कैपिटल पर इंडिविजुअल ओनरशिप या पर्सनल ओनरशिप को एक्सेप्ट किया गया। ये सारा यानी राइट टू ओन लैंड, राइट टू ओन कैपिटल, ये दिया, संविधान ने दिया। ऐसे में सरकार के पास जो सरकार की यानी राज्य की जमीनें थी, अंग्रेजों के जाने के बाद जो अंग्रेज शासन की जमीनें थी, जिनको स्टेट लैंड कहते हैं या लोकल गवर्नमेंट की लैंड कहते हैं, वो सारी थी। इसके अलावा टैक्स से आने वाली जो रेवेन्यू है उसका इस्तेमाल स्टेट कर सकता है। स्टेट यानी राज्य नागरिकों से ऋण लेकर के पूंजी जुटाकर कर सकता है। तो स्वतंत्रता के बाद जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें ये तय किया गया कि सरकार बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करेगी, सरकार अर्थव्यवस्था के विकास की सभी महत्वपूर्ण काम स्वयं करेगी, सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। और फिर इसी कारण से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली इन कोर एरियाज जैसे इस्पात के कारखाने, सीमेंट के कारखाने,
कॉपर या तांबे के कारखाने, फर्टिलाइजर कारखाने, ये सब सरकार ने लगवाए। और सिर्फ लगाए नहीं, ये भी कह दिया कि प्राइवेट सेक्टर पहले से जो कर रहा था, यानी प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट फैक्ट्रीज विच वर देयर बिफोर दिस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद जो है नई निजी क्षेत्र में नहीं लगेंगी। तो एक प्रकार से भारत सरकार या राज्य सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स, इनके लीडरशिप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ऐसा भारत ने चुना 1956 में, और वहां से लेकर 1990 तक ये चलता रहा। सरकार के द्वारा लगाए गए उद्योगों को हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। इनके बारे में आगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पर यह चर्चा करना चाहते हैं कि यह जो नीति 1956 से 1990 तक अपनाई गई, इसके कारण 1980 के दशक में, इन 1980s, कई प्रकार की आर्थिक डिस्क्रिपेंसीज, जिसको कहेंगे कि विषमताएं, और कई प्रकार के डिस्टॉर्शंस, कई प्रकार की विकृतियां ये अर्थव्यवस्था में दिखाई देने लगी, और बहुत सी समस्याओं की जड़ ये पब्लिक सेक्टर को बताया जाने लगा। भारत के अर्थशास्त्री, विश्व के अर्थशास्त्री, विश्व की संस्थाओं के अर्थशास्त्री अनेक इस बात को कहने लगे, और होते होते भारत सरकार ने भी ये माना कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं, ये उचित परिणाम अब नहीं दे रही हैं, यानी अवर इकोनॉमिक पॉलिसीज आर नॉट गिविंग गुड रिजल्ट्स। और दूसरी चीज इसको एक्सेप्ट किया कि अवर इकोनॉमिक पॉलिसीज आर नाउ इररिलेवेंट, हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं वो वर्तमान काल में प्रासंगिक नहीं रह गई। तो गलत नीतियों को बदलकर सही नीतियां लाने की आवश्यकता है, यानी वी हैव टू डिसमेंटल द रॉन्ग पॉलिसीज और मैल प्रोड्यूसिंग पॉलिसीज और प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉलिसीज, and we should bring in new feasible, viable and growth oriented, development oriented economic policies। तो हमको पुरानी गलत, दुष्परिणाम देने वाली, समस्या पैदा करने वाली आर्थिक नीतियों को छोड़कर नई, जो उपयोगी हैं, जो समृद्धि परक हैं, जिनसे विकास की गति को तेज किया जा सकता, ऐसी नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। और इस कारण 1991 में बड़े स्तर पर आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया गया। चूंकि ये जो परिवर्तन किया गया, ये मानते हुए किया गया, ये कहते हुए किया गया कि गलत और खराब नीतियों को छोड़कर हम अच्छी नीतियां ला रहे हैं, इसीलिए इस परिवर्तन को आर्थिक सुधार का नाम दिया गया। In 1991, the economic policies were changed on a large scale, or we can say at one paradigm, the entire spectrum of the economic policies were changed, and this change was brought in on the presumption that the earlier policies were misleading, were malproducing, were problem causing, and therefore we are bringing in economic reforms through introduction of new economic policies। और इस प्रकार ये कहा जाता है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ हुआ। आर्थिक सुधार कार्यक्रम जो भारत में 1991 में आरंभ हुआ, इसके पीछे या इससे जुड़ा हुआ एक राजनीतिक पक्ष भी है, उसको भी हमें जानना चाहिए। 1991 में
1989 से 1991 तक चलने वाली मिली जुली दो सरकारें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की और चंद्रशेखर जी की खत्म हुई थी एक के बाद एक, और स्पष्ट बहुमत तो नहीं लेकिन बहुमत के बहुत निकट जीतकर कांग्रेस सत्ता में आई थी। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुए थे, छोटे मोटे दलों का उनको समर्थन मिल गया था और मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री बने थे। इसी कारण वित्त मंत्री बने थे और मनमोहन सिंह जी के वित्त मंत्री बनने के साथ ये आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू हुए। इसी कारण ये कहा जाता है कि भारत में आर्थिक सुधारों को लाने वाले सरदार मनमोहन सिंह जी हैं। तो एक तरह से जो पॉलिटिकल चेंज आया उसके साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी चेंज आया। मनमोहन सिंह जी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं थे, एक सधे हुए राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो मूलतः एक एकेडमिशियन थे, एक आप कह सकते हैं कि शिक्षाविद अर्थशास्त्री थे और जिन्होंने अनेक संस्थाओं में नौकरियां की थी और भारत आने के पहले वो विश्व बैंक में निदेशक थे। यानी बिफोर कमिंग टू इंडिया, यानी बिफोर बिकमिंग द फाइनेंस मिनिस्टर, ही वाज इन वर्ल्ड बैंक ऑन अ सीनियर पोजीशन। और यही कारण है कि आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को आलोचना करने वाले लोग ये कहते हैं कि भारत में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लाए गए वे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में लाए गए। एंड दैट दिस इज द रीजन the critics of economic reforms say that the economic reforms in India have been brought in under the pressure of World Bank and the International Monetary Fund. Now, what are the basic elements of economic reforms? आर्थिक सुधार के प्रमुख अंग क्या है? तो इस आर्थिक सुधार कार्यक्रम को दो हिस्सों में देखा जा सकता है। एक हिस्सा है इसका स्टेबिलाइजेशन, स्थिरीकरण, और दूसरा हिस्सा है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ढांचागत सुधार कार्यक्रम। अब ये स्टेबलाइजेशन क्या है? तो वास्तव में जिस समय चंद्रशेखर जी की सरकार गिरी और बल्कि यूं कहिए कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को खतरा उत्पन्न हुआ और वो गिरी, उस समय देश में एक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई और चूंकि मिलीजुली सरकार थी, उस सरकार का ज़्यादा ध्यान राजनीति करने में था, अपनी राजनीतिक शक्ति को बचाने में था। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने उस समय मंडल कमीशन को लागू किया। यहाँ याद रखिए कि मंडल कमीशन या अन्य जिन विषयों की चर्चा मैं राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले कर रहा हूँ, वे उचित थे या अनुचित थे इसका मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं। उनके उचित या अनुचित होने का, whether they were justified or unjustified, whether they are good for the civilized economy or not, ये अलग विषय है। यहाँ इन घटनाक्रमों के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो मंडल कमीशन लागू होने के बाद आंदोलन खड़े हुए। इसी बीच राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन चल पड़ा, उसकी रथ यात्रा चल पड़ी, उसमें भी आंदोलन खड़े हुए। एक उथल पुथल अर्थव्यवस्था में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जो विदेशों में रहने वाले भारतीय एनआरआईज कहलाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ से निकालना शुरू किया। दुनिया में मैसेज ये चली गई, चूंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी बहुत अनुभवी और अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञाता ऐसे नहीं थे, तो पूरी दुनिया में संदेश ये गया कि भारत की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है, सरकार का उस पर ध्यान नहीं है, राज्य सरकारों का भी उन पर ध्यान नहीं है,
केवल मतों की राजनीति हो रही है और समीकरण बिठाए जा रहे हैं। इसलिए कल को भारत की अर्थव्यवस्था अगर डूब गई तो हमने जो पैसा वहां जमा किया वो भी डूब जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि भारत से विदेशी डॉलर बाहर तेजी से जाने लगे। दूसरी तरफ जगह जगह आंदोलन, बंदी, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, धरना, ये सारा हो रहा था। बाजारें अस्थिर हो गई, कहीं पर चीज़ों की शॉर्टेज होने लगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, हड़तालें होने लगी। तो एक स्थिति ये आ गई थी 1990 के दिसंबर, नवंबर और उधर 91 के जनवरी वगैरह में कि भारत में चीज़ों की कीमतें 12%, 15%, 18% से बढ़ रही थी। यानी जो कीमत 1989 के दिसंबर में थी दाल की, उसकी 1.5 गुनी हो गई 1990 में। किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये थी तो 120 हो गई, किसी की 150 हो गई, किसी की 105 हो गई। एवरेज सबका औसत ये 15-16%, 18% हो गया। ऐसे में अर्थव्यवस्था बहुत अस्थिर हो गई। भारत सरकार को चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने तो परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि विदेशों को जो माल मंगाया था उसका भुगतान करने के लिए, टू पे द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, भारत के पास पैसा नहीं था, तो 1.5 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा। अब इस परिस्थिति में भारत के पास जब डॉलर का, पाउंड का, विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खत्म पर आ गया, तो इन्होंने आईएमएफ से मांगा, कुछ विकास कार्यों के लिए वर्ल्ड बैंक से मांगा। ध्यान रहे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक ये ऋण देते हैं। ऋण देने वाला हमेशा इस बात को सुनिश्चित करता है कि जिसको हम कर्जा दे रहे हैं वो लौटा पाएगा कि नहीं। तो ऐसे में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप पहले अपनी अर्थव्यवस्था संभालो, फिर हम आपको देंगे, और अपने यहां नीतिगत परिवर्तन कई सारे करो, फिर हम आपको देंगे। तो इसलिए पहला कदम जो उठाया वो था कीमतों पर स्थिरता लाने के लिए। कीमतों पर स्थिरता लाने के लिए आवश्यक होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम की जाए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बजट घाटे से बढ़ती है। आप लोग चौथे सेमेस्टर में राजकोषीय नीति या पब्लिक फाइनेंस में, लोक वित्त में इसको पढ़कर आ रहे हैं। तो बजट घाटे को कम करना ये सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई। बजट घाटे को कम करने के लिए ये जो स्टेबलाइजेशन है, इसके लिए चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति में परिवर्तन या सुधार। अब राजकोषीय नीति के अंतर्गत करारोपण, टैक्सेशन आता है। तो इसके अंतर्गत टैक्स रिफॉर्म्स, कर सुधार किए गए। कर सुधार इसलिए किए गए, टैक्स रिफॉर्म्स इसलिए किए गए कि करों की प्रणाली में, करों की दरों में सुधार लाने से लोग स्वेच्छा से ज्यादा कर देंगे, अपनी आय घोषित करेंगे और देश के पास टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा। दूसरी तरफ रैशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर किया गया, यानी लोक व्यय को तर्कसंगत बनाया गया, को विवेकपूर्ण बनाया गया। अर्थात फालतू खर्चों में कटौती, अपव्ययपूर्ण खर्चों में कटौती, curtailment in the wasteful expenditures, curtailment in the say unfruitful expenditures, ऐसे खर्च। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि बहुत सारी सब्सिडी किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर दी जाती है, उन तक पहुंचती भी नहीं, सरकार को खर्च करना पड़ता है, बजट में घाटा होता है और गरीबों तक पहुंचती भी नहीं।
तो जो अनावश्यक की सब्सिडी है उसमें कटौती करो, और जो गरीबों के लिए सब्सिडी है उसको टारगेट करो। यानी उदाहरण के लिए खाद में बहुत सब्सिडी, फर्टिलाइजर में बहुत सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन उस सब्सिडी का फायदा तो बड़े किसान को मिलता था। छोटा किसान 2 बोरी खाद का इस्तेमाल करता है और मान लो 1 बोरी पर 50 रुपए की सब्सिडी है, तो छोटे किसान को 100 रुपए सरकार का फायदा मिला। लेकिन जिसके 1000 हेक्टेयर पर खेती कर रहा है, वो 1 ट्रक यूरिया अपने खेत में डालता है, अगर वो 100 बोरी यूरिया डालता है तो 50 रुपए बोरी के हिसाब से उसको 5000 रुपए सरकार की ओर से सहायता मिली। और इसीलिए 1991 में सब्सिडी में कटौती के नाम पर सब सरकार बनने के 15 दिन 1 महीने के अंदर ही फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जो 40% होती थी घटाकर 10% कर दी गई। फिर इसी तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में सब्सिडी को एडजस्ट किया गया, जैसे राशन की दुकानों में अब आजकल आप देखते हो कि सीधे आप पूरा पेमेंट करके अनाज लो और बाकी पैसा आपके खाते में आ जाएगा। गैस सिलेंडर पूरा पेमेंट करके लो, सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, तो बिचौलिए सब्सिडी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस तरह की गतिविधियां इसमें की गई। ठीक है, तो बेसिकली और भी कुछ एक स्टेप से मोटे मोटे ये महत्वपूर्ण कदम है आर्थिक सुधार में। ढांचागत सुधार में 3 कदम उठाए गए। पहला, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। दूसरा, निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण का तात्पर्य है कि देश के अंदर उद्योगों या व्यवसायों से संबंधित जो नीति है उसको उदार किया जाए। जैसा आरंभ में मैंने चर्चा किया था कि भारत में समाजवादी देशों, साम्यवादी देशों से प्रेरित होकर के नीतियां बनाई गई, और हम सभी जानते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में या सोशलिस्ट कंट्रीज में बहुत हार्श इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट पर, कैपिटलिस्ट पर बहुत कठोर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो वो नीतियां जो थी भारत में कठोर थी। हालांकि रोचक बात यह है कि चीन ने अपनी आर्थिक नीतियों को 1978 में ही लिबरलाइज करना शुरू कर दिया था, जबकि वो आज भी अपने को कम्युनिस्ट कंट्री कहता है। तो भारत में उदारीकरण का तात्पर्य हो गया कि जैसे भारत में उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और बड़ी कड़ी शर्तें होती थी, देयर वर वेरी हार्ड कंडीशंस, टफ कंडीशंस फॉर गेटिंग लाइसेंस, तो उस लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया। इसी प्रकार जो कहना चाहिए कि उद्योगों से जुड़े या अन्य व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े जो नियम थे कि आप एक समय में कितना पूंजी लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पूंजी लगा सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए एक MRTP एक्ट बना हुआ था। उस MRTP एक्ट का मोनोपोली चैप्टर तुरंत खत्म किया गया। धीरे धीरे करके MRTP कानून को ही समाप्त कर दिया गया, कोई 6-7-8 वर्षों में। इन 6-7-8 years by approximate say by 97-98 MRTP Act was virtually abolished। इसी तरह से
जो शहरों में उद्योग लगेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगेगा, इनको लेकर के जो पॉलिसीज थी उनको भी थोड़ा उदार किया गया। तो उदारीकरण से तात्पर्य है कि उद्योगों को अधिक स्वायत्तता, स्वतंत्रता, अपनी गतिविधियां चलाने के लिए देना, मोर फ्रीडम, मोर ऑटोनॉमी टू इंडस्ट्रीज फॉर देयर रेगुलर एक्टिविटीज, फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री एटसेट्रा। दूसरा जो है निजीकरण। निजीकरण का अर्थ यह है, देखिए 1991 आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू होने के पहले 17 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र थे, देयर वर 17 इकोनॉमिक सेक्टर्स और यू कैन से एरियाज विच वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। 17 क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व थे, निजी क्षेत्र उसमें कुछ कर ही नहीं सकता और सरकार उसमें अच्छे से उद्योग चला नहीं पा रही थी, बहुत सारे उद्योग घाटे पर चल रहे थे। तो पहला काम निजीकरण का अर्थ यह हो गया कि निजी क्षेत्र को बढ़ती हुई भूमिका देना। प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग मोर स्पेस टू प्राइवेट सेक्टर, गिविंग मोर फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर टू ऑपरेट। तो 17 में से तुरंत 9 क्षेत्र ऐसे थे जो 1991 में ही निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। So 9 sectors were de-reserved in 1991 for private sector और फिर उनकी संख्या भी बचे हुए 8 को भी खोलते गए। वर्तमान में ओनली 2 sectors are reserved for public sector। वर्तमान में केवल 2 क्षेत्र औद्योगिक ऐसे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, उसमें निजी क्षेत्र काम नहीं कर सकता। एक, रेलवे नहीं चला सकता, दूसरा परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी संबंधी यानी न्यूक्लियर से रिलेटेड ये कोई काम प्राइवेट सेक्टर अभी नहीं कर सकता है। बाकी सब हवाई जहाज चलाना हो, पानी का जहाज चलाना हो, या फिर स्टील का उत्पादन करना हो, या फर्टिलाइजर का उत्पादन करना हो, बिजली का उत्पादन करना हो, सड़क बना, सब कुछ निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। ये निजीकरण का एक भाग हुआ। दूसरा भाग है निजीकरण का कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां या तो घाटे में चल रही है या जिनको सरकार द्वारा चलाया जाना जरूरी नहीं है, उनको निजी क्षेत्र को सौंप देना, उनको पूरा का पूरा बेच देना। तो ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाना इसेंशियल नहीं था, बहुत ज़रूरी नहीं था, उनको निजी क्षेत्र को बेचा गया। बहुत सारी फैक्ट्रीज का उदाहरण आएगा और केवल फैक्ट्रीज ही नहीं, सरकार होटल भी चलाती थी, सरकार बहुत सारे और काम करती थी, उन सब से उसने धीरे धीरे मुक्ति पाली है। निजीकरण का एक और हिस्सा है कि सरकार को, मान लीजिए कि जो पहले से स्थापित इस्पात कारखाने हैं, स्टील फैक्ट्रीज, उनको अपने कंट्रोल में रखना है। पेट्रोल के जो कंपनियां, उनको अपने कंट्रोल में रखना है, लेकिन कंट्रोल में रखने के लिए 51% हिस्सेदारी बहुत है। 100 में से 51% हिस्सेदारी जिसके पास है, वो जो कहेगा वो माना जाएगा। तो अपनी 100% पूंजी लगा करके फैक्ट्री चलाना क्यों जरूरी है? 49% तक शेयर अगर पब्लिक खरीदने को तैयार है अच्छे खासे पैसे पर, तो उसको बेच देना चाहिए और जो पैसा मिलेगा उसको शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, गांवों में विद्युतीकरण पर, गरीबों को मकान बनवाने पर, बीमा, स्वास्थ्य बीमा देने पर, हॉस्पिटल खोलने पर, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर देश में ज़रूरत है और उसके लिए पैसा नहीं आ पा रहा है। यानी गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू collect revenue through taxes enough to provide basic amenities to the people living below the poverty line, people living in the hardships, people living with the economic difficulties। तो उसके लिए निजीकरण महत्वपूर्ण है। ठीक, अब ये जो निजीकरण कर रहे हैं, इसके पीछे एक और बेसिक फिलॉसफी 1991 में सरकार ने चेंज कर दी और वो ये था कि रनिंग अ बिजनेस इज नॉट द जॉब ऑफ गवर्नमेंट। व्यापार करना यह सरकार का काम नहीं है। जो काम व्यापारी करने को तैयार नहीं है, उद्योगपति करने को तैयार नहीं है, उसको उसमें फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन देश की जनता के हित में है, विकास के लिए जरूरी है, उस काम को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। लेकिन जिस काम को करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट तैयार है, आज क्या स्थिति है? आप देखिए, आप, हम या कोई, कितने लोग BSNL का टेलीफोन यूज कर रहे हैं, आज सेवाएं दे रहा है,
तो वहां पर निजी क्षेत्र को देना चाहिए। ये सोच में परिवर्तन आया। कई बार कहा जाता है कि गवर्नमेंट थिंकिंग हैज टेकन द यू टर्न, सरकार की सोच ने पलटी मार दी, तो लिबरलाइजेशन। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। 1991 के पहले बाहर से आने वाली चीजों पर बहुत ऊंचा टैक्स लगता था, हम किसी विदेशी को भारत में आकर कंपनी नहीं खोलने देंगे, आदि आदि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। एक तरह से हमने अपनी आर्थिक सीमाएं बंद कर रखी थी, इकोनॉमिक बाउंड्रीज को वी हैव क्लोज्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ओपनिंग द इकोनॉमी फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की शेष अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोलना। फिर वहां से पूंजी आएगी, वहां से तकनीक आएगी, और आपके यहां से भी पूंजी तकनीक जा सकती है, उत्पाद आ सकते जा सकते, आदि आदि। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि रिमूविंग द बाउंड्रीज, रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड, इन द फ्री फ्लो ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार ने जो बड़े कदम उठाए, विदेशी पूंजी के निर्बाध प्रवाह के लिए अनेक कदम उठाए। क्या कदम उठाए? ये आप जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे होंगे 6th सेमेस्टर में, तब वहां पर इसको डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, मोटा मोटा यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वस्तुओं और विदेशों से आने वाली वस्तुओं सेवाओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बहुत अधिक घटा दिया गया। आज भारत में ज्यादा से ज्यादा टैक्स अगर किसी चीज पर है, कस्टम ड्यूटी है, तो 10-12%, घटाते घटाते 30% किया था, फिर और घटाते अभी 10-12% के आसपास है। दूसरा, किसी भी उद्योग में भारत की सुरक्षा से जुड़े, भारत की सार्वभौमिकता से जुड़े या कृषि आदि को छोड़ दीजिए, लेकिन जनरल किसी इंडस्ट्री में 51% फॉरेन कैपिटल आराम से आ सकती है। अगर कोई उद्योग भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, यानी हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री है, तो वहां 74% फॉरेन कैपिटल लग सकती है। अर्थात अगर विदेशी चाहे, जैसे विदेशी निवेशक ये कह सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह सकता है कि आप कह रहे हो 100 में से सिर्फ 51 लगाओ, 49 आप लगाओगे, सारा दिमाग, सारी व्यवस्था हम करेंगे, आप केवल पैसा लगाओगे, प्रॉफिट आएगा उसका आधा लगभग हमको मिलेगा, आधा आप ले जाओगे, तो हम तो ज्यादा लगाना चाहते हैं। तो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री में 74%, और अनेक ऐसे भी उद्योग हैं जैसे सड़क निर्माण, बिजली उत्पादन आदि, इनमें 100% तक फॉरेन कैपिटल अलाउ कर दी है। तो कुल मिलाकर विदेशों से आने वाली टेक्नोलॉजी, विदेशों से आने वाली पूंजी, विदेशों से आने वाली वस्तुओं और सेवाओं का भारत में आना आसान कर दिया गया, सस्ता कर दिया गया। ये हुआ ग्लोबलाइजेशन।